सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज अपने वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह टॉपिक 12th साइंस में चैप्टर नंबर 10 एल्किल हैलाइड्स और एरिन हैलाइड्स वाले चैप्टर में, और आगे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन है IITG, नीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी कंपटीशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही होता क्या है। जैसा देखिए इसके नाम से ही लग रहा है, नाभिक स्नेही, नाभिक प्लस स्नेही। अपन जानते हैं परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है, और धनावेश से स्नेह रखने वाला निश्चित रूप से ऋणावेशित होगा, या फिर ऐसा कोई परमाणु या अणु होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होंगे। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वे अणु या आयन जिनके किसी परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित होता है या किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है या उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकता है या करता है। इस टॉपिक का अगला भाग है प्रतिस्थापन। इसका क्या मतलब है देखिएगा। नाभिक स्नेही इस प्रकार से किसी अणु पर अटैक करता है, उससे अभिक्रिया करता है, तो बनने वाला उत्पाद कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है, ये कोई ऐसा अणु है जिसमें निकलने वाला समूह, जिसको अपन अवशिष्ट अणु या भाग भी कहते हैं, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अवशिष्ट भाग की उच्च विद्युत ऋणता के कारण आंशिक धनावेशित हो जाता है। यह आंशिक धनावेशित कार्बन है और ये निकलने वाला जो भाग है वो आंशिक ऋणावेशित है। नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करता है और इस कार्बन पर जुड़ जाता है और निकलने वाला भाग ऋणायन के रूप में निकल जाता है। चूंकि ऋणायन के रूप में निकला है इसलिए यह भी एक प्रकार से नाभिक स्नेही की तरह ही व्यवहार करता है। तो इस अभिक्रिया में इस कार्बन से नाभिक स्नेही जुड़ा और नाभिक स्नेही ही निकला है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी उन्हें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नाभिक स्नेही जुड़ेगा और नाभिक स्नेही ही निकलेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। जो एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इनमें इस प्रकार का बंध पाया जाता है कि कोई हैलोजन परमाणु कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान कार्बन से ज्यादा होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और यह बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। अतः आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस कार्बन पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। इसलिए अपन कहेंगे कि एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर एल्किल हैलाइडों में दो प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम एक एक करके लेते हैं। एल्किल हैलाइडों में जो दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें फर्स्ट है SN1, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN1 अभिक्रियाएं या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। दो पदों में संपन्न होती हैं। इनके लिए अगर अभिक्रिया वेग का मान उच्च रखना है या अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न करवानी है तो माध्यम ध्रुवीय होना चाहिए। तो देखिएगा, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, दो पदों में संपन्न होगी और माध्यम कैसा होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। ये दो पद कौन कौन से हैं? पद फर्स्ट, पहले पद में जो CX बंध है उसका विषमांश विखंडन होता है। और कार्ब धनायन का निर्माण होता है। CX बंध के इलेक्ट्रॉन X पे चले जाते हैं, X है वो माइनस के रूप में और कार्बन है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे कार्ब धनायन कहते हैं। क्योंकि इसका माध्यम कैसा है, ध्रुवीय माध्यम, और यह एक धीमा पद होता है। यहां पे कार्ब धनायन बन रहा है और जो हेलोजन परमाणु है वो ऋणायन के रूप में या हैलाइड के रूप में निष्कासित हो जाता है। पद द्वितीय, पद सेकंड में नाभिक स्नेही इस कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है और दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। देखिए यहां पे दो प्रकार के ये उत्पाद बनते हैं। ये है पद द्वितीय, ये तीव्र पद होता है। देखिएगा, इसको अपन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो पहले पद में कार्ब धनायन बनता है
उसका केंद्रीय परमाणु sp2 संकरित है। sp2 संकरित होने के कारण यह एक समतलीय संरचना वाला होता है। समतलीय संरचना वाला यह आयन प्राप्त होता है। अब अपन ने पिछले वीडियोज में भी देखा है कि किसी भी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद जितना ज्यादा स्थायी होता है वह उतना ज्यादा बनता है। यहां इस अभिक्रिया के पहले पद में उत्पाद के रूप में कार्बोनाइन बन रहा है। अगर ये कार्बोनाइन स्थायी होगा तो ज्यादा बनेगा, और अगर कार्बोनाइन ज्यादा बनेगा तो आगे की अभिक्रिया भी ज्यादा होगी और उत्पाद भी ज्यादा प्राप्त होगा। कार्बोनाइन का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? कोई भी आयन है, अपने पिछली वीडियोज में भी देखे थे, कोई भी आयन है उस पर आवेश का मान जितना कम होता है उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। तो यहां अगर इस प्लस का मान कम होगा, धनावेश का घनत्व कम होगा, तो कार्बोनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा। अब ये धनावेश का मान कम कब होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में इस केंद्रीय कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं जो प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, अतः इस धनावेश के मान को कम करते हैं। जबकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में केंद्रीय कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सिर्फ एक एल्किल समूह केंद्रीय कार्बन जो धनावेशित है उस पर जुड़ा होता है, और जो मेथिल कार्बोकेटाइन है, मेथिल कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, उसके केंद्रीय कार्बन पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहां 3 एल्किल समूह 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस प्लस का मान सबसे कम होगा। यहां पर 2 एल्किल समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस प्लस का मान 3 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा, और यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला सिर्फ एक समूह है, और मेथिल कार्बोकेटाइन में प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला कोई समूह नहीं है। तो इन सभी कार्बोनाइनों की अगर स्थायित्व की अपन बात करें तो सबसे कम धनावेश किसमें होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अतः इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का स्थायित्व सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम मेथिल कार्बोनाइन का स्थायित्व होता है। तो जो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। तो यहां SN1 अभिक्रिया के पहले पद में जो कार्बोनाइन बनता है, एल्किल हैलाइड अगर 3 डिग्री हुआ तो ये कार्बोनाइन सबसे ज्यादा बनेगा। अतः SN1 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार से हो जाता है: R3CX, R2CHX, RCH2X, CH3X। सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता होती है। तो ये क्रम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN1 अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा 3 डिग्री है और सबसे कम मेथिल हैलाइड है। ये अपन इसके प्रथम पद से समझ सकते हैं। अब देखिएगा SN1 अभिक्रियाओं में 2 पद हैं। वे अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं, उनमें वह पद वेग निर्धारण पद होता है जो सबसे धीमा होता है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उनकी क्रियाविधि भी पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं
उनमें सबसे धीमा पद वेग निर्धारण पद होता है। तो SN1 अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न हो रही है। पहला पद धीमा पद है, इसलिए यह वेग निर्धारण पद है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे कि इस पद की सहायता से इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखा जा सकता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में सिर्फ यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, तो इसकी सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। पद द्वितीय है वो तीव्र पद है, वेग निर्धारण पद नहीं है, तो इससे वेग समीकरण नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा इन अभिक्रियाओं में अगर पूरी अभिक्रिया की बात करें तो दो प्रकार के अभिकारक हैं, एक तो एल्किल हैलाइड है और दूसरा नाभिक स्नेही है। लेकिन अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक प्रकार के अभिकारक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है। उसके वेग समीकरण को इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसलिए अपन कहेंगे कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कोटि क्या है इसकी? प्रथम। कोटि और अनुसंहिता के लिए अपन कल डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अपन समझेंगे, पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग समीकरण है उसमें अभिकारक की सांद्रता के जो घातांक हैं उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता घातांक क्या है? 1 है, अतः ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिएगा प्रथम पद से बनने वाला कार्बनायन समतलीय होता है। समतलीय होने के कारण जब द्वितीय पद में इस पर नाभिक स्नेही अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो इस कार्बनायन के दोनों तरफ से यह आक्रमण कर सकता है। समतलीय है, नाभिक स्नेही इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों संभावनाएं बराबर होती हैं। इसलिए देखिए उत्पाद के रूप में मैंने यहां पर दो उत्पाद बनाए हैं। एक उत्पाद में नाभिक स्नेही उसी दिशा में जुड़ा हुआ है जिधर से निकलने वाला हैलाइड आयन निकलता है। दूसरे उत्पाद में नाभिक स्नेही निकलने वाले हैलाइड आयन से विपरीत दिशा से जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा यहां पर नाभिक स्नेही निकलने वाले हैलाइड से विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है और यहां पर उसी दिशा में जुड़ा हुआ है। अगर इसके प्रकाशीय गुणों की अगर अपन चर्चा करें तो अगर लिया गया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय है और मान लेते हैं कि यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, तो देखिएगा यहां पर एल्किल हैलाइड चाहे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो चाहे वाम ध्रुवण घूर्णक हो, उत्पाद के रूप में 50% उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और 50% उत्पाद वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। अगर ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो देखिएगा ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और इससे उल्टे विन्यास वाला ये क्या हो गया? वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर मान लेते हैं कि अभिकारक वाम ध्रुवण घूर्णक है तो उत्पाद फर्स्ट वाम ध्रुवण घूर्णक और इससे उल्टे विन्यास वाला ये द्वितीय उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। तो अभिकारक के रूप में चाहे कैसा भी प्रकाशीय सक्रिय अभिकारक हो, उत्पाद के रूप में 50% उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक होंगे। इसे क्या कहते हैं? रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। रेसिमिक मिश्रण वह प्रकाशिक यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें 50% अणु दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हैं और 50% अणु वाम ध्रुवण घूर्णक होते हैं। तो आधे अणु दूसरे आधे अणु के प्रकाशिक गुणों को निष्क्रिय कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो देखिएगा ये 50% अणु इन 50% अणु के प्रकाशिक गुणों को नष्ट कर देते हैं। अतः जो बनने वाला उत्पाद है वो प्रकाशिक असक्रिय उत्पाद प्राप्त होता है जिसे रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। तो ये जो मिश्रण बना है वो है रेसिमिक मिश्रण।
बनने वाला उत्पाद रेशमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिएगा SN1 अभिक्रियाओं की अगर अपन मोटे तौर पे चर्चा करें, दो पदों में यह संपन्न होता है। इसमें अभिक्रिया का वेग है सिर्फ एल्किल हैलाइडों की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता और प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। इसमें जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वह 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे कम मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता होती है। इसके वेग समीकरण की सहायता से अगर अपन देखें तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें उत्पाद के रूप में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखिए अगर इसकी तुलना कुछ और प्रकार के अणुओं से की जाए, जैसे ये है एलिलिक हैलाइड और ये है बेंजीलिक हैलाइड। इसे क्या कहते हैं? एलिल हैलाइड और इसे क्या कहेंगे? बेंजील हैलाइड। एलिल हैलाइड और बेंजील हैलाइड में SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का मान 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। कारण क्या है कि एलिल हैलाइड से जब हैलोजन हैलाइड के रूप में निकल जाता है तो इस प्रकार के कार्बन धनायन का निर्माण होता है, जबकि बेंजीन हैलाइड है उसमें भी हैलोजन परमाणु हैलाइड के रूप में निष्कासित होता है, तो इस प्रकार के कार्बन धनायन का निर्माण होता है। एलिल हैलाइड से बनने वाला कार्बन धनायन और बेंजीन हैलाइड से बनने वाला कार्बन धनायन दोनों ही अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इसमें देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, धनावेश इस पे आ जाएगा, CH2 प्लस CS डबल बॉन्ड CH2। तो ये एलिल हैलाइड से बनने वाले कार्बन धनायन की अनुनादी संरचनाएं हो गई। वैसे ही बेंजीन हैलाइड में भी बेंजीन वाले के जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, ऑर्थो स्थिति पर धनावेश आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पैरा स्थिति पे धनावेश आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वापस ऑर्थो स्थिति पे धनावेश आएगा। तो इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अनुनादी संरचनाएं या अनुनाद के कारण इनका स्थायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है वो ज्यादा बनते हैं, और कार्बन धनायन ज्यादा बनेगा तो SN1 अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद भी ज्यादा बनेंगे। तो अपन कहेंगे कि बेंजीन हैलाइड और एलिल हैलाइड की SN1 अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का मान 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कई बार देखिएगा क्या होता है, इसमें पुनर्विन्यास भी पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार का कोई एल्किल हैलाइड है तो इसके प्रथम पद में यहां जो X है वो हैलाइड के रूप में निष्कासित होता है, और कार्बन धनायन का निर्माण होता है। अब इस कार्बन धनायन पे नाभिक स्नेही अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो वो यहीं जुड़ना चाहिए। कुछ मात्रा में यहां से जुड़ने के बाद भी उत्पाद बनता है। अब यहां देखिएगा ये कार्बन धनायन 2 डिग्री है। अब इसमें पुनर्विन्यास द्वारा ये जो CH3 समूह है ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। और 3
डिग्री कार्बोनाइल का निर्माण होता है। 3 डिग्री कार्बोनाइल ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री कार्बोनाइल उससे कम स्थायी है। तो इससे बनने वाला जो उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद होगा, और 2 डिग्री कार्बोनाइल से बनने वाला जो उत्पाद है वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये पुनर्विन्यास भी SN1 अभिक्रियाओं में पाया जाता है, जिससे ज्यादा स्थायी उत्पाद ज्यादा बन सके। तो ये है आपके सामने SN1 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अपन चर्चा करते हैं SN2 अभिक्रियाओं में। SN2 अभिक्रियाओं में क्या होता है? दूसरे प्रकार की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो है SN2, जिसे अपन कहेंगे बाइमोलिक्यूलर या द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनके लिए देखिएगा जो बातें आपको ध्यान रखने की हैं वो क्या है? SN2 अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं। इनके लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय माध्यम होना चाहिए। एक ही पद में हो रही है, माध्यम अध्रुवीय माध्यम है। देखिए सिंपल सा याद रखने का तरीका है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। SN1 2 पदों में, SN2 एक ही पद में संपन्न होती है। SN1 जहां 1 है वो 2 पदों में हो रही है, SN2 जहां 2 है वो एक पद में संपन्न हो रही है। एक सिंपल सा फंडा है। देखिए इसमें होता क्या है? जो एक ही पद है उसमें एल्किल हैलाइड के केंद्रीय परमाणु जिस पर हैलोजन के कारण आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उस पर नाभिक स्नेही इस तरह से आकर्षित होता है। देखिएगा एक ही पद में सब कुछ हो रहा है, इसी पद में निकलने वाले नाभिक स्नेही जिसको अपन अवशिष्ट भाग कह रहे हैं, उसका बंध धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और उसी समय जुड़ने वाले नाभिक स्नेही का इस कार्बन से बनने वाला बंध बन रहा है और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है। देखिएगा SN2 अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, सिर्फ एक ही पद है, उसी पद में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जुड़ रहा है और अवशिष्ट नाभिक स्नेही निकल रहा है, निकलने वाला भाग निकल रहा है और एक संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था टूटकर उत्पाद का निर्माण करती है। ये देखिए गलत गलत बना दिया यहां पे उत्पाद में इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। देखिएगा क्या हो रहा है इसमें नाभिक स्नेही निकलने वाले हैलाइड आयन या निकलने वाले नाभिक स्नेही से विपरीत दिशा से जुड़ता है। इसमें हैलोजन परमाणु या जो निकलने वाला नाभिक स्नेही वो इस दिशा से जुड़ा हुआ है, और देखिए जुड़ने वाला नाभिक स्नेही से विपरीत दिशा से जुड़ता है। ये सारी अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है,
इसलिए अपन कहेंगे कि यही पद अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद भी है। इसलिए इस पद की सहायता से अभिक्रिया के वेग समीकरण को लिख सकते हैं। इस पद में चूंकि एल्केन हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग एल्केन हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अपन कहेंगे इसकी कोटि का मान 2 हो जाता है। SN1 अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, SN2 अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। SN2 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग एल्किन हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पे निर्भर करता है। यहां पर देखिएगा संक्रमण अवस्था जो है उसमें इस कार्बन के साथ 5 प्रकार के समूह या परमाणु जुड़े हुए हैं। 3 समूह तो पूर्ण बंध या सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और 2 आक्रमणकारी नाभिक स्नेही और अवशिष्ट नाभिक स्नेही दोनों आंशिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें देखिए इसकी संयोजकता का मान 5 हो जाता है, जो बहुत कम स्थायी होता है। तो संक्रमण अवस्था बहुत कम स्थायी है। और यहां पर नाभिक स्नेही देखिए निकलने वाले एल्किन हैलाइड से विपरीत दिशा से आक्रमण कर रहा है। तो अगर इस कार्बन पर उपस्थित समूह बड़े आकार के होंगे तो वो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं और उसको इस कार्बन तक आसानी से नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए SN2 अभिक्रियाओं में एल्किन हैलाइड के धनावेशित केंद्र मतलब इस कार्बन पर उपस्थित समूह का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, नाभिक स्नेही इस कार्बन पर उतना ज्यादा आक्रमण करेगा और उत्पाद उतना आसानी से बनता है। इसको देखिए अपन कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि अगर अभिकारक के रूप में लिया गया एल्किन हैलाइड 3 डिग्री एल्किन हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्किन हैलाइड में इस केंद्रीय कार्बन पर 3 बड़े एल्किल समूह उपस्थित हैं। तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के लिए क्या करेंगे? त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। जबकि 2 डिग्री एल्किन हैलाइड में केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 2 बड़े समूह उपस्थित हैं, तो त्रिविम बाधा 3 डिग्री से थोड़ी कम हो जाती है। 1 डिग्री एल्किन हैलाइड है, उसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु पर सिर्फ एक बड़ा समूह या एल्किल समूह उपस्थित है, तो त्रिविम बाधा और कम हो जाती है। और जो मेथिल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड उसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी त्रिविम बाधा बहुत कम है। तो नाभिक स्नेही सबसे ज्यादा आसानी से किस कार्बन पर आक्रमण कर सकता है? मेथिल हैलाइड के इस कार्बन पर। और सबसे कम आक्रमण किस कार्बन पे करेगा? 3 डिग्री एल्किन हैलाइड के इस कार्बन पर। तो जिस पे आसानी से आक्रमण होगा उसकी अभिक्रिया ज्यादा आसानी से होगी। तो SN2 अभिक्रियाओं में एल्किन हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। CH3X मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, RCH2X 1 डिग्री एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता उससे कम, R2CH X 2 डिग्री एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता उससे कम और R3CX 3 डिग्री एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किन हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किन हैलाइड और सबसे कम 3 डिग्री एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता होती है। यह क्रम SN1 अभिक्रिया से जस्ट ऑपोजिट है, एकदम से उल्टा है। तो यहां पर जो उत्पाद बन रहे हैं वो इस क्रम के अनुसार बनते हैं। अब देखिए इसके प्रकाशीय गुणों की अपन बात करें
ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इन दोनों में जो नाभिक स्नेही की स्थिति पर अगर अपन गौर करें तो अभिकारक में देखिए जो निकलने वाला नाभिक स्नेही है, अवशिष्ट नाभिक स्नेही है, वो इस दिशा में जुड़ा हुआ है, जबकि जुड़ने वाला जो नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, वो इससे विपरीत दिशा से आके जुड़ा है। तो अगर अभिकारक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हुआ तो बनने वाला उत्पाद इससे जस्ट उल्टा वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। अगर अभिकारक वाम ध्रुवण घूर्णक होता है तो इससे बनने वाला उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। इसे कहते हैं प्रतिपन्न, जो कि इसे वाल्डेन ने बताया था, इसलिए इसे वाल्डेन प्रतिपन्न भी कहते हैं। इसे देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हवा में अपन छाता लेके जाते हैं तो छाता कई बार हवा लगने से उल्टा हो जाता है। अपन शर्ट निकालते हैं और शर्ट की बाजू में से हाथ खींचते हैं तो बाजू बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो उसी तरह से अभिकारक का विन्यास भी इस अभिक्रिया में उल्टा हो जाता है, इसके प्रकाशीय गुण बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो इसमें वाल्डेन प्रतिपन्न पाया जाता है। तो ये है इसमें SN2 अभिक्रिया। अब देखिएगा SN2 अभिक्रिया की तुलना अगर अपन एक सरसरी तौर पर SN1 अभिक्रिया से करें तो दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। अंतर देखिएगा, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में माध्यम कैसा है? ध्रुवीय माध्यम है। SN2 अभिक्रिया में अध्रुवीय माध्यम है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, जो कार्बोनाइड के रूप में बनता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। SN1 अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री एल्केन हैलाइड का होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में इससे विपरीत सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्केन हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्केन हैलाइडों का क्रम होता है। SN1 अभिक्रियाओं के लिए अगर अपन वेग समीकरण की बात करें तो वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग सिर्फ एल्कीन हैलाइडों की सांद्रताओं पर ही निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग एल्कीन हैलाइडों के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता और प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, जबकि SN2 अभिक्रियाएं हैं उनमें कोटि का मान 2 होता है। SN1 अभिक्रियाओं में कई बार पुनर्विन्यास भी पाया जाता है, जबकि SN2 अभिक्रियाएं हैं उनमें पुनर्विन्यास नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। SN1 अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि SN2 अभिक्रियाओं में उत्पाद में वाल्डेन प्रतिपन्न पाया जाता है। तो देखिएगा ये है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। अब देखेंगे SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में समानता। समानता देखिएगा क्या है,
इन दोनों ही अभिक्रियाओं में पहले से उपस्थित नाभिक में ही एल्किल हैलाइडों में जो हैलोजन परमाणु है वो ऋणायन के रूप में निकल रहा है, वो भी एक नाभिक में ही है। वो जितना आसानी से निकलने की प्रकृति रखता है तो अभिक्रियाएं उतनी ज्यादा आसानी से संपन्न होती हैं। निकलने वाला समूह अगर अच्छी तरह से आसानी से निकल जाता है तो अभिक्रिया तेजी से होती है। तो इनमें दोनों में ही जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड में इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। यही क्रम SN2 अभिक्रियाओं में भी होता है। क्योंकि जो आयोडीन है वह सबसे अच्छा निकलने वाला समूह है, ये आसानी से निकल जाता है। CI बंध सबसे दुर्बल है जो आसानी से टूटेगा और CF बंध सबसे प्रबल है इसलिए आसानी से नहीं टूटता है। तो प्यारे बच्चों, ये है एल्किल हैलाइड में पाई जाने वाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 और SN2। कल एक नए वीडियो के साथ फिर अपन पेश होंगे। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।